हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू निवेश कैपिटल। मेरा नाम सुजीत है और निवेश कैपिटल में एज ए ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो इक्विटी मार्केट के ऊपर है, जिसको हम लोग कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि क्या होता है इक्विटी मार्केट, कैसे परफॉर्म करती हैं सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, ठीक है। कोई अगर बेसिक से आ रहा है यहाँ पे, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, उस लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग ड्यूरिंग दिस एंटायर करिकुलम, ठीक है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे, अलग अलग टाइप्स के कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, किन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आईपीओज क्या होते हैं, कौन से आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सारा चीजें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्केट में इंटरमीडियरीज काफी होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है मार्केट में, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि एसेट कैसे एलोकेट करना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसा लगाना है, किसमें कम पैसा लगाना है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये भी इसी जो है सीरीज में हम लोग सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ इक्विटी में, ठीक है। और स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, स्टॉक मार्केट अगर नहीं होता तो इंडिया किस तरीके से दिखता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स किस किस टाइप्स के होते हैं, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको इवेल्युएट किस तरीके से करना है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। निवेश कैपिटल में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में। इसके फाउंडर जो है वो अंकित मेहता जी हैं, ठीक है। जो सीएमटी क्वालिफाइड हैं, सीएफटी हैं, क्यूपीएफपी भी हैं, ठीक है। सीएमटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सीएमटी एक्चुअली जो है चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन होता है, जो यूएस बेस्ड टेक्निकल्स में एक डिग्री होती है, वो इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और निवेश कैपिटल जो एक डेकेडल पुरानी कंपनी है, आज या फिर कल ओपन नहीं हुआ है ये, ठीक है। निवेश कैपिटल ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि स्टॉक मार्केट की एजुकेशन को राइट वे में आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम लोग के दिमाग में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप कंपनी की ओनरशिप को बाय या फिर सेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स, ठीक है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अभी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को अगर लेके हम लोग बात करें तो स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, ठीक है। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था। मुंबई और कोलकाता में ये स्टार्ट हुआ था, और उनमें से अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो सबसे पुराना एक्सचेंज है। और ये लगभग 80s के टाइम पे शुरू हुआ था, और स्टिल अभी भी ये एक प्राइवेट कंपनी है और अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। बाकी कोलकाता एक्सचेंज जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। पहले जो था वो मैनुअली सारी चीजें होती थी, अभी तो सारी चीजें डिजिटल हो गई कि आप विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, एक या फिर 2 दिन में आप उसमें ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट पहले जो है फिजिकली सारे डॉक्यूमेंटेशन होते थे, सारी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स था सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ईज ऑफ डूइंग की वजह से सारी चीजें आसान होती गई, ठीक है। ये सेंसेक्स का चार्ट है। ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी क्या किया है सेंसेक्स में, क्या क्या आए हैं, कौन कौन से इवेंट्स आए हैं, मेजर इवेंट्स मैंने लिखे हैं। 1994 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, डिजिटल रेवोल्यूशन आया, डॉट कॉम का बबल भी हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस जो 2007-8 का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस माना जाता है, कोविड-19 हाल ही का। तो ये सारे जो है मेजर इवेंट्स हैं मार्केट में जो हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से आप देखेंगे ना, तो कंसिस्टेंटली सेंसेक्स ऊपर ही गया है, ठीक है। आपको ये नहीं दिखेगा कि एक टाइम पे सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स का था तो आज 500 पॉइंट्स का है। कंसिस्टेंटली आज 80,000 का सेंसेक्स है। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। प्राइमरी जो ट्रेंड है उसका अप ही है, बाजार अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या क्या तरीके होते हैं और इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी एसेट को एक्वायर करके जिसमें आपको रिटर्न जनरेट हो, उसे ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, या फिर कोई भी और अदर एसेट क्लास हो, अगर उसमें रिटर्न जनरेट हो रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है।
और बहुत सारे एसेट क्लासेस में जब आप डाइवर्सिफाई करके अपने पैसों को डालते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा डाल दिया, कुछ पैसा रियल स्टेट में डाल दिया, कुछ गोल्ड में डाल दिया, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट ऐसे काम करता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दो टर्म्स होते हैं, इनके बीच का मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। आपका कैपिटल जो है अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट होते रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। जब भी आप सेविंग कर रहे हैं ना, तो सेविंग में आप क्या देखते हैं कि जब भी आप कोई अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो क्या होता है कि आप कुछ पैसे सेव करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, ठीक है। बैंक क्या बोलती है, आजकल काफी बैंक जो है वो बोल रहे हैं कि सेविंग अकाउंट में हम लोग जो है वो आपको 4.5% का रेट ऑफ रिटर्न देंगे, बट एक्चुअली में क्या आपको मिलता है क्या? आप देखो खुद जाके आपने अकाउंट में क्या, अगर आपने लाख रुपए रखे हैं तो क्या उस पर आपको रिटर्न मिला क्या एक साल बाद? ये नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती है कि ये फिक्स्ड ही होने चाहिए, इतने अमाउंट में आप, कुछ मेंटेनेंस का लगा देगी कि ये आपने मेंटेन नहीं किया इसकी वजह से आपको नहीं मिला, तो कुछ कंडीशंस लगा देती है बैंक। तो सेविंग यानी कि आप अपने पैसे को सेव कर रहे हो, ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में, जहां पे आपका कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे तरीके के लिए बहुत सारे मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आप सेविंग ही कर रहे हो तो सेविंग ही क्यों ना करो, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करते हो कि सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आता है, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लेशन का टर्म है सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सेविंग कर रहे हैं ना, तो हम अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर रहे हैं, ना वहाँ पे अप्रिसिएशन हो रहा है ना डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो अप्रिसिएशन जनरली क्या होता है कि अब हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब भी सेविंग कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल वही जितना हम लोग ने रखा होता है उतना ही होता है, या आइदर हम लोग कैश में रखें या फिर सेविंग अकाउंट में प्लॉट करके रखें, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का टर्म मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई 100 रुपए की चीज आज आपको मिल रही है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वही चीज आपको 106 रुपए की मिलेगी। अब इसके बीच का जो डिफरेंस आया ना, 6 रुपए, उसे ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। इंडिया में 6.5 से लेके 6% इस बीच के इन्फ्लेशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी कि 6% की दर से महंगाई सालाना ग्रोथ कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैपिटल ग्रो नहीं करेगा, अगर आपने सेविंग अकाउंट में वही 100 रुपए रखे हैं, अगले साल भी 100 ही रुपए हैं वो, तो जो सामान आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे ये साल, नेक्स्ट ईयर आप 100 रुपए में नहीं खरीद पाओगे। आपका 6 रुपए वो डिप्रिशिएट होगा। समझ रहे हैं आप, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं तो। वही आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप देखेंगे कि आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, करेक्ट। तो उसी तरीके से इन्फ्लेशन काम करता है। और भी टर्म्स होते हैं, कंपाउंडिंग एक टर्म होता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, जैसे सेंसेक्स का चार्ट हम लोग ने अभी देखा कि सेंसेक्स एक टाइम पे 125 पॉइंट का था, आज 80,000 पॉइंट्स का है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 1990s में जब सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स का था तब वहां पे 1000 रुपए डाले, और सेंसेक्स की वैल्यू आज 80,000 है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स आज 1% भी मूव करता है ना, तो ऑलमोस्ट आपका कैपिटल वहां पे डबल हो रहा है डेली बेसिस पे। समझ रहे हैं, 1990s में 1000 डाले तो आज 1000 रुपए दिन में मूव कर रहा है वो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कंपाउंडिंग का ये मतलब होता है, यानी कि आपने आज कैपिटल 1000 रुपए डाला, जब 1000 पॉइंट्स का सेंसेक्स था तो आज 80,000 का है। तो वहां पे आप देखेंगे कि 1000 तो दिन भर में ही मूव हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपका कैपिटल में भी वो मूवमेंट आएगी, ठीक है। टैक्स बेनिफिट के लिए भी लोग अलग अलग, मैंने आपको बताया ना कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो या फिर किसी अदर एसेट क्लास में, लोग टैक्स बेनिफिट के लिए भी करते हैं। किसी एसेट क्लास में यानी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया वहाँ पे लगा दिया, तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी लोग करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि डाइवर्सिफाई के लिए करते हैं। कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं लोगों के, उसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो आने वाले टाइम में मेरा कुछ गोल्स होंगे जिसको मैं अचीव करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग लोग करते हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। वेल्थ बिल्ड करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली। ये एक और इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि लोगों को वेल्थ बनाने के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि आप 5,000 10,000 से जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो
थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 साल लगेंगे। अगर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद आपकी बहुत बड़ी वेल्थ जो है जनरेट होगी। अमाउंट थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हो आप, बट आप रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हो तो वेल्थ आगे चल के बहुत अच्छी बन जाती है। मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी, जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तब आप विड्रॉ कर सकते हो उसको, पैसे को, ठीक है। और पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हो, आप कुछ और भी काम कर रहे हो और आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे हो तो आप रिटर्न भी अच्छे आपको मिल जाते हैं, एक एडिशनल इनकम मिल जाती है। रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है वो सारे टर्म्स भी इसके अंडर ही आ जाते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी तरीके होते हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, बट ये मेजर की पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या क्या टर्म्स निकल के आ सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, अगर 1000 पॉइंट्स पे आपने 1000 रुपी सेंसेक्स में डाले होते तो 2024 में था 81,000 पॉइंट्स का सेंसेक्स है, तो 1000 की मूवमेंट पे आपका कैपिटल डबल हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, ठीक है, वो देख लेते हैं। एक टर्म आता है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तब आप देखोगे गोल्ड स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता है। आप अपने घर में मम्मी से पापा से कभी पूछेंगे कि गोल्ड का भाव कभी नीचे आया क्या, तो वो नहीं बोलेंगे आपको। और हमारे फैमिलीज में गोल्ड को प्रिजर्व करना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। और गोल्ड को काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं हमारे घर में लेडीज़ जो है, वो एज अ ज्वेलरी के टर्म में उसको लेते हैं और यूज़ करते हैं। अब देखो, दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। एक तो फिजिकली है जो कि हम लोग घर पे बाय कर सकते हैं और विमेंस जो है उसको वेयर कर सकती हैं किसी भी फंक्शंस में। आजकल डिजिटली भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो फिजिकल है, एक तो डिजिटल है, ठीक है। इन तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गोल्ड में भी आप देखेंगे ना तो 10 से 12% की कैगर आपको मिल जाती है सालाना। 10 से 12% की मूव जो है वो गोल्ड में मिल जाती है। किसी किसी साल में ज़्यादा होता है क्योंकि किसी किसी साल वो अंडर परफॉर्म करता है, 10 से 12% का रिटर्न नहीं मिलता, तो उसको एवरेज आउट करने के लिए मूवमेंट अच्छी मिल जाती है हम लोगों को, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है गोल्ड में? आप और हम नहीं, रिटेलर ही नहीं इन्वेस्टमेंट करते, इंडिविजुअल्स ही नहीं, एफआईआईज जो जिनके पास बड़ा पैसा है, जो बाजार में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो भी पैसा बाजार में लगाते हैं और गोल्ड में भी पैसा लगाते हैं वो लोग, ठीक है। डीआईआईज यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने म्यूचुअल फंड बताया, फंड हाउसेस बड़े बड़े होते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक्स होती हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये एक सेफ एंड सिक्योर होता है क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेबल है ये करेंसी, ठीक है, इसके लिए। और जिसके पास ऐसा बोला जाता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व होता है उसकी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग होती है। अगर इस टर्म में भी जाएंगे तो यूएस जो है उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, 8,300 ट्रिलियन का गोल्ड रिजर्व है, सॉरी मैट्रिक टन का। तो आप देखेंगे तो उसकी इकोनॉमी उसी तरीके से स्ट्रांग है और डोमिनेट करता है वो ऑल ओवर दी कंट्रीज। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो फिक्स डिपॉजिट का आता है। फिक्स डिपॉजिट बहुत ही सिंपल टर्म में आपने डेफिनेटली सुना होगा कि क्या है एफडी, ठीक है, किस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं। बैंक जो है वो आपको ऑफर करती है 6.5 to 7% के आसपास रिटर्न, ठीक है, अगर आप जो है 60 नहीं क्रॉस किया है आपकी एज तो, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब भी आप एफडी करते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसमें हर चीज़ के अपने एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अब देखो, जब भी एफडी कर रहे हो तो आपको बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर अमाउंट ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए इतने टाइम के लिए मैं जो है वो आपके पास फिक्स्ड कर रहा हूँ। आप मुझे, गवर्नमेंट गारंटी देता है कि मैं इतने परसेंट आपको रिटर्न दूंगा सालाना, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, आप 7 साल 10 साल के लिए भी कर सकते हो, 15 साल के लिए भी कर सकते हो, बट जनरली लोग क्या करते हैं 1 साल 2 साल के लिए एफडीज करते हैं। अब बहुत सारे तरीकों से एफडी को भी यूज किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई रिटायर्ड आदमी है जिसके पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, उसने एफडी कर दिया और उनको जनरली हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं। अब ऑलमोस्ट 7.5 8% का मिल जाता है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 50 लाख की एफडी पे 7.5 8% बहुत होता है। अगर सालाना वो खाली इंटरेस्ट विड्रॉ करते रहें और उसको यूटिलाइज करते रहें एज अ इनकम, तो भी वो अपना जो है आगे की लाइफ इजीली जो है कंफर्टेबल होके जी सकते हैं। उनमें अगर उनको किसी हायर रिटर्न की मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो एफडीज के थ्रू जो है वो रिटर्न इजीली जनरेट करते हैं। और यहाँ पे भी डिफॉल्ट के रेट्स काफ़ी कम होते हैं। आपका पैसा सिक्योर है बैंक के पास,
और इसको जो रेगुलेट कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी कोई टेंशन नहीं होती है, तो बैंक जनरली डिफॉल्ट नहीं करते हैं। बट इफ इन केस डिफॉल्ट करते हैं तो आरबीआई है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, वो गारंटी लेता है अप टू 5 लाख तक। अभी आरबीआई ने एक कंडीशन निकाली कि अप टू 5 लाख तक अगर जो है आपकी बैंक डिफॉल्ट करती है तो वो आरबीआई जो है पे करती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एफडीज होते हैं टर्म्स में, इन द टर्म्स मतलब टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। 7 दिनों के लिए भी एफडी की जाती है, 14 दिन की भी एफडी होती है। तो ये सारे आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए भी एफडी होती है, बट उनका कैलकुलेशन उसी तरीके से होता है, ईयरली बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो एसेट क्लास है वो म्यूचुअल फंड है। आई होप आप लोगों ने टीवी पे इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है करके, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में ही पैसे डालते हैं। ये एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा देते हैं, और वो कंपनी जो भी आपने फंड सेलेक्ट किया है, जैसे समझ लो कि इक्विटी फंड है, डेट फंड है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने फंड्स लिखे हैं। तो ये सारे फंड्स में आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो कुछ आप जैसे कुछ और लोग होंगे जिन्होंने वही फंड सेलेक्ट किया होगा, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो एक फंड मैनेजर असाइन करती है, और वो फंड मैनेजर उस एसेट क्लास में पैसा लगाता है, सॉरी वो फंड में पैसा लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड भी अपने मार्केट में ही पैसा लगा रहा है, बट वेल मैनेज्ड वे में, कि क्योंकि बड़ा कैपिटल है तो उसको मैनेज करने के लिए भी जिसके पास नॉलेज है मार्केट का वही जो है इसको यूटिलाइज कर सकता है, वही कर सकता है इसको, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि दो तरीकों से मैं आपको बता देता हूँ कि आप बाजार में पैसे लगा सकते हो। एक तो एसआईपी के थ्रू, ठीक है, जो आप मंथली बेस पे डालते हैं कि 4,000 5,000 रुपए मंथली के बेस पे आप जब भी एसआईपी कर रहे हैं, तो वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आज अगर आप देखेंगे ना, तो महीने मंथली बेस की मैं बात कर रहा हूँ, 27,000 करोड़ की एसआईपी जा रही है हमारे डीआईआईज के पास में, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, अब वो रिटेलर्स जो है वो 27,000 करोड़ की एसआईपीज डाल रहे हैं बाजार में। यानी कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका आप देखेंगे ना, तो ये एवीएम ऑलमोस्ट 79 लाख करोड़ का हो गया है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे चल के और भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी ये, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में नॉलेज आएगी वैसे वैसे लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआईपी कैलकुलेटर देखो कैसे होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे। जब भी एस आई पी कैलकुलेटर ओपन कर रहे हो ना, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन को हमेशा एडजस्ट करके कैलकुलेट करो। वहाँ पे इन्फ्लेशन 6.5% से जब एडजस्ट हो जाएगा तो ये जो आपको रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे 24 लाख का, वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। 10 साल के लिए अगर आप 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 21% का रिटर्न आपने सोचा कि मिल जाएगा मुझे। अगर इन्फ्लेशन आप नहीं एडजस्ट करोगे तो वो 24 आपको पैसा बढ़ के दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो आपका कैपिटल वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, वो ऑलमोस्ट जो है वो 11-12 लाख रुपए के आसपास बचेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हमेशा करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई तो 6% से बढ़ी रही है, राइट, 6 साढ़े 6% से। तो आपको फोकस ये करना है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे टाइमली। अब एस आई पीज दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके मैं बताना चाहता था कि आपको एक एस आई पी मोड है जो मैंने आपको बताया, और एक लमसम मोड होता है जहाँ पे आपके पास, जैसे एफ डीज में करते थे आप, यहाँ पे लमसम में पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे ना, तो एस आई पी के कंपेरिजन में लमसम में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, बट यहाँ पे टाइमिंग का ही खेल है। अगर आपने बॉटम्स में इन्वेस्टमेंट लमसम नहीं किया और अगर टॉप में कर दिया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका वो जो टाइम पीरियड है, अगर बाजार करेक्शन मोड में चला गया तो वो टाइम पीरियड में आपका कैपिटल जो है वो लमसम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके बाद तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एस में ऐसा नहीं होता है, आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहे हो तो अगर बाजार गिर रहा है या फिर उठ रहा है तो उससे आपको लेना देना नहीं है, वो आपका एवरेज होते जा रहा है। तो अल्टीमेटली बाजार को तो ऊपर जाना है, और अगर बाजार ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली आपका पैसा भी ग्रो होगा। लमसम में एक ही दिक्कत है, अभी तो म्यूचुअल फंड ने लमसम पे अभी लेना बंद कर दिया पैसा, जस्ट बिकॉज ऑफ की फ्लोज काफ़ी बड़े हुए हैं। लोगों के माइंड में ये चीज़ें नहीं है कि अभी बाजार गिरेगा, करेक्शन मोड में लोग नहीं गए हैं, तो लोगों के माइंड में डर नहीं है, इसकी वजह से फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो एसेट क्लास आता है वो रियल स्टेट आता है, ठीक है। रियल स्टेट में देखिए दो तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। पहला रेसिडेंशियल है, दूसरा जो है वो कमर्शियल आता है। रेसिडेंशियल जहाँ पे आप रहने के लिए घर खरीदते हैं,
उसको भी आप एज अ रेंटल इनकम के लिए जो है जनरेट कर सकते हैं वहाँ से इनकम। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपके पास पहले से एक प्रॉपर्टी है, आप जहाँ पे रहते हैं, और आपने एक्स्ट्रा एक कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको आप रेंट पे दे सकते हैं, तो वहाँ से एक रेंटल इनकम आपको आना चालू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा होता है कमर्शियल, जहाँ पे आप कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जो है उसमें एज अ बिजनेस उसमें चालू कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक इनकम आना चालू हो जाती है। लेकिन कमर्शियल को भी एज अ रेंटल इनकम के लिए आप देख सकते हैं, वहाँ पे रेंटल यील्ड काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, ठीक है। और रियल स्टेट में भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा मिल जाता है, रेंटल इनकम जो है जनरेट होने लगती है। बट यहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज को लेके आजकल काफ़ी इलीगल चीज़ें भी हो रही हैं, लीगल है या नहीं है, ये सारे टर्म्स देखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट इन दी रियल स्टेट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिरा दी जाती हैं इफ़ इन केस वो इलीगल निकलती हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट के कंडीशंस को नहीं मीट कर रही हैं, तो ठीक है। आजकल रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी हो गया है। अब आप देखेंगे कि आपके पास अगर 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, तो आपके पास अगर 10% भी कैपिटल है, तो आप उसको डिपॉजिट करके बाकी सारी चीज़ें लोन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रियल स्टेट में, तो काफ़ी ईजी हो गया है। 8-9% पे आपको होम लोन मिल जाता है, तो आप जो है 10% कैपिटल डाउन पेमेंट करके बाकी लोन कर देते हो, तो ये बहुत ईजी हो गया रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। और आप देखेंगे भी कि रियल स्टेट के प्राइसेस भी ड्यूरिंग 2 to 3 years काफ़ी जो है बूम किया है, रियल स्टेट में भी काफ़ी अच्छी मूव आई है रियल स्टेट में, ठीक है। तो रियल स्टेट में भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि रियल स्टेट के प्राइजेस भी अप्रिशिएट होते रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मैनेज करती हैं, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू आप रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को मैनेज करती हैं, ट्रस्ट होते हैं वो, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। अब जैसे यहाँ पे एक इक्विटी तो हम लोग पढ़ेंगे, इन डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। इक्विटी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आता है वो बॉन्ड आता है, ठीक है। बॉन्ड भी काफ़ी तरीके के होते हैं, ये गवर्नमेंट भी इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी इशू करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैंने बॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। बट गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। और जनरली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती हैं गवर्नमेंट्स, ये तो सबको पता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट इतना नहीं देती है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। ये हायर यील्ड जनरेट करके देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। फिक्स्ड रेट होते हैं जो वहाँ पे एक आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे एफडीज में आपको मैंने बताया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न की आपको नंबर दे दिया जाता है, तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड में ऐसा होता है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर आपको बता दिया जाएगा कि ये रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि आपके जो चेंज रिटर्न है वो फ्लोट होते रहेंगे, यानी कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है या फिर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो आप पढ़ सकते हो, आपको नोट्स भी ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बॉन्ड्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंपनी दोनों इशू कर सकती हैं। और भी एसेट क्लासेस हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आजकल पॉपुलर है काफ़ी, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ब्लॉकचेन का एक टर्म है जो एक अपने आप में एक अलग एसेट क्लास निकल के आ रहा है। सब काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है इंस्टीट्यूशंस प्रमोट कर रहे हैं इसको। लेट्स सी कैसे चलता है। अपने इंडिया में तो अभी उतना जो है इसको लेके प्रचलन नहीं है, आगे चल के हो सकता है कि मूवमेंट आए इसके बारे में, गवर्नमेंट भी सोचे कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब जब भी बाजार में आपको पैसे लगाने हैं, तो किन किन तरीकों से आप बाजार में पैसे लगा सकते हो, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाजार में सब जब भी आपको पैसा लगाना है ना, तो आप प्राइमरी मार्केट के थ्रू लगा सकते हो। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है, जब कभी भी किसी भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो स्टॉक मार्केट से आके पैसे जो है लेने, अगर आपको कंपनी क्या बोलती है कि समझ लीजिए कंपनी को जरूरत है 100 करोड़ की, ठीक है। और कंपनी चाहती है कि मैं अपनी इक्विटी बेच के पैसे इकट्ठा करूं, तो क्या करेगी कंपनी, और बाजार में आएगी, वो सेबी के पास जाएगी कि बोलेगी कि मुझे जो है आईपीओ लेके आना है,
और इतने इतने करोड़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, और सेबी ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हाँ वेरीफाइड है, आप जाइए आईपीओ लेके आ सकते हैं। और आईपीओ का क्या मतलब होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। यानी कि जब भी कोई कंपनी नई आ रही है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आ रही है, तो उसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी कि अपने इक्विटीज जो है वो ऑफर करती है जनरल पब्लिक को, एफआईआईज को, डीआईएस को, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी के थ्रू हो गया कि आप कंपनी में जाके हिस्सेदारी, जब भी कंपनी नई आ रही है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही वो लिस्ट हो जाती है एक्सचेंजेस पे, ठीक है। एक्सचेंजेस हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, एक एनएससी है, एक बीएससी है। बीएससी के बारे में मैंने आपको बताया। एनएससी है जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है रेगुलेट की जाती है, बट एनएससी में ज़्यादा एफिशिएंसी देखी गई है एज कम्पेयर टू बीएससी, ठीक है। और जैसे ही आईपीओ जो है वो लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज पे, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, जहाँ पे डेली बेसिस पे आप ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब जब भी आप मैंने आपको बताया कि एक जो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाजार में, उसके बाद जैसे ही स्टॉक लिस्ट हो जाता है एक्सचेंजेस पे, वो आ जाता है ट्रेडिंग की कैटेगरी में, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। बाद में भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको आईपीओ के टाइम पे उसकी वैल्यूएशन हाई लग रही है तो, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है कि क्या आपने आईपीओ के बारे में इससे पहले कभी सुना है क्या? आप सोचें, आई थिंक अगर आपको बाजार से लगाव है, अगर आप बाजार के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टर्म जरूर सुना होगा आपने, आईपीओ, ठीक है। कि अगर नहीं सुना होगा तो आपने रिलायंस का जब भी आईपीओ आया था, रिलायंस पावर का, तो वो टाइम पे काफ़ी क्रेज हुआ था। आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी इसकी, ठीक है। तो मैं आपको हिंट, एक होमवर्क दे देता हूँ कि आप आईपीओस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएँ, जब भी नेक्स्ट सेशन जब भी हम लोग करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जब भी हम लोग करेंगे, तब वहाँ पे आप आईपीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए कि आईपीओ क्या होता है। जब भी रिलायंस का आईपीओ आया था तब क्या हाइप निकल के आया था। अब देखिए जब भी रिलायंस का आईपीओ आया था ना, तब वहाँ पे लोग लाइन लगा के जो है इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे। तो आप आईपीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ से आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे।